हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 87। वंशिका सबसे रिमा जी और सौरभ जी के बारे में बात करने ही जा रही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई जो बोला, आप सभी की आपसी बातें तो बाद में भी हो जाएगी, पर उससे पहले हमारी मुलाकात तो हो जाए। क्यों सौरभ, सही कहा ना मैंने? जिसे सुन सब लोग उस ओर देखने लगे और सामने खड़े दोनों शख्स को देख हैरान रह गए। आखिर वहां अजय उस आदमी के साथ जो खड़ा था। तभी उस शख्स को देख सौरभ जी हैरानी से बोले, केतन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? और ये कहते हुए उनका लहजा गुस्से से भर उठा। वहीं रिमा जी अपने भाई को देख हैरान थी, क्योंकि आज तक वो कभी यहाँ आने के बाद उनसे मिलने नहीं आए, ना उन्हें उनके परिवार की कोई खबर थी। वो अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उन्होंने सौरभ जी की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनी और मन में बोली, सर को इस आदमी को देखकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और भैया इसके साथ क्या कर रहे हैं? और यही सवाल बाकी सबके मन में भी चल रहा था, लेकिन सौरभ जी के गुस्से को देखते हुए इस वक्त उनसे सवाल करने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। सब अपने अपने ख्यालों में ही उलझे थे कि तभी केतन मुस्कुराकर सोफे पर बैठते हुए बोला, वैसे ही हुई जैसे सालों पहले तुम्हारी हिम्मत हुई थी मुझसे अंजलि को छीनने की। जिसे कहने के बाद वो भी सौरभ जी को गुस्से से देखने लगा। वही बाकी सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे, और सबसे ज्यादा दर्श आखिर यहाँ जिक्र उसकी माँ का जो हुआ था। तभी सौरभ जी अपना आपा खोते हुए उसका कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए बोले, अपनी इस गंदी जुबान से भी मेरी उस मासूम दोस्त का नाम मत लेना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर गुजरूंगा, समझे तुम? और रही बात अंजलि के तुम्हारे होने की, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि वो तुम जैसे धोखेबाज की ना कभी थी, ना कभी होती, और ना मैं उसे कभी होने देता। और ये कहते हुए उन्होंने उसे जोर से धक्का दे दिया। तो केतन भी गुस्से में उठ खड़ा हुआ और सौरभ जी को धक्का देकर बोला, तुम्हारी ही वजह से उसने मुझे छोड़ा और तुमसे शादी की, जबकि मैं उससे कितना प्यार करता था ये तुम भी जानते थे। फिर भी तुमने ऐसा किया, तुमने छीन लिया उसे मुझसे। इस पर सौरभ जी एक तंज भरी हंसी हंसते हुए बोले, मैंने छीना? सीरियसली? ये मत भूलो कि वो तुम थे जिसने उसे धोखा दिया। वो तुम थे जिसने शादीशुदा होने के बाद भी उसे ये बात नहीं बताई। वो तुम थे जिसने दो औरतों के जज्बातों के साथ खेला, और धोखेबाज तुम मुझे कह रहे हो? अरे मैंने तो अपनी दोस्ती को बर्बाद होने से बचाया है तुम जैसे इंसान के हाथों। जिस पर केतन गुस्से में चीख कर बोला, उसे धोखा नहीं दिया था मैंने, प्यार करता था उससे, शादी करना चाहता था मैं उससे। मैंने बस उसे अपनी पहली शादी की बात छुपाई थी। वो तुम थे जिसने उसे सब बताया। वो तुम थे जिसने उसे मुझसे छीना और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके मेरे डैड को मुझे विदेश भेजने के लिए मजबूर किया। केतन की कही बातें सुन सभी को उस पर गुस्सा आ रहा था। वहीं ये सब जान वो सब लोग हैरान भी थे, पर सबसे ज्यादा हैरानी, दुख और गुस्सा अगर किसी को आ रहा था इस वक्त, तो वो था दर्श, जो अपनी माँ के बारे में ये सब सुन रहा था इस वक्त। वो अपने कदम पीछे लेने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आया, तो उसने देखा वहां वंशिका आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी और नाव में अपनी गर्दन हिला रही थी। ये देख उसे जैसे हल्का सा होश आया और वो सीधा केतन की तरफ आकर उसका कॉलर पकड़कर बोला, तो वो कमीने इंसान तुम हो जिसकी वजह से मेरी मॉम ने अपनी जान देने की कोशिश की। और ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी सौरभ जी उसे केतन से अलग करते हुए बोले, दर्श, बिहेव योरसेल्फ, मैं हैंडल कर रहा हूं ना, तो दूर रह इन चीजों से। जिस पर दर्श उनसे छूटने की कोशिश करते हुए बोला, कितना दूर रहूं इन चीजों से पापा? मैंने तो हमेशा कोशिश की, लेकिन इन चीजों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आप जानते हैं ना, जब उन्हें इस आदमी के बारे में पता चला था तो वो मेरे साथ प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। अगर आप नहीं होते तो ना मैं इस दुनिया में होता, ना वो उस वक्त जिंदा रहती। ऊपर से आज इसकी करतूतें पूरी तरह पता चलने के बाद मुझे घिन आती है कि मेरे अंदर इस जैसे आदमी का खून है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं उसी वक्त मर। वो इतना बोल ही पाया था कि तभी उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा, जो कि उसे सौरभ जी ने मारा था। उसे मारने के बाद सौरभ जी उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोले, खबरदार, जो कभी ऐसी बातें की तो खून तेरे अंदर किसी का भी हो, लेकिन संस्कार मेरे हैं। तू मेरा बेटा है, दर्श सौरभ अग्रवाल, और इसे हमेशा याद रखना। इस जैसे आदमी के लिए तू मरकर मुझे छोड़ना चाहता है, जिसकी इकलौती फैमिली, जीने की उम्मीद सब तू है।
यही सिला देगा तो मुझे मेरे प्यार का। और ये कहते कहते उनकी आंखों में नमी तैर गई। तभी दर्श उनके गले से लगकर रोते हुए बोला, आई एम सॉरी पापा, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा क्योंकि आप सही हैं। मैं आपका बेटा हूं और मुझे रिश्ते निभाने आते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, क्योंकि सब मैंने आपसे सीखा है। आई प्रॉमिस आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई एम सॉरी कि मैंने आपको हर्ट किया। इसे सुन सौरभ जी भी उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत कराने की कोशिश करने लगे। वहीं केतन उसकी बात सुन हैरान था और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तुम मेरी और अंजलि। लेकिन वो इतना ही बोल रहा था कि दर्श सौरभ जी से अलग होकर उसका गला पकड़ते हुए जोर से बोला, पापा ने कहा था तुमसे अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत लेना, समझ नहीं आया तुम्हें। और ये कहते हुए वो लगातार उस पर मुक्कों की बारिश करने लगा। केतन को मार खाते देख अजय बीच में आया और दर्श को धक्का देकर केतन को उठाने लगा। तो केतन उठकर खड़ा हो गया और दर्श को नजरों में प्यार लिए देख रहा था। वहीं दर्श उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। ये देख उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने पास से अपनी गन निकालते हुए सौरभ जी की तरफ पॉइंट कर बोला, मन तो कर रहा है इसी वक्त जान ले लूं तुम्हारी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे की वजह से रुका हूं जो तुमसे मोहब्बत करता है। और ये जानने के बाद कि ये मेरा और अंजलि का बेटा है, मैं और नहीं जी सकता, क्योंकि मैंने इस गलतफहमी में अंजलि का एक्सीडेंट करवा दिया था कि ये तुम दोनों का बेटा है और वो मुझे भूलकर आगे बढ़ गई। लेकिन ये जानने के बाद मैं नहीं जी सकता कि मैंने इस गलतफहमी में अपनी ही अंजलि की जान ले ली। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए थे, लेकिन कोई कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही केतन ने बंदूक अपने सर पर लगा ली। पर अपने ऊपर गोली चलाने से पहले वो जो बोला उसे सुन सभी लोग और ज्यादा हैरान हो गए। वही सौरभ जी और रीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्या कह दिया केतन ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।